हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बच्चों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासतौर पे ये डायरिया ट्रीटमेंट यूनिट में इसकी जो है ना अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट वालदेन के लिए बहुत जो है ना परेशानी का बायस बन सकती है। तो मेरा टॉपिक है आज का वो है पोस्ट डायरियल डिस्टेंशन ऑफ एब्डामिन। पोस्ट डायरियल डिस्टेंशन ऑफ एब्डामिन। तो डायरिया के बाद या डायरिया के दौरान आखिर पेट जो है फूल क्यों जाता है बच्चों में, या उसकी जो है डिस्टेंशन क्यों हो जाती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं काजेस की तरफ कि काजेस क्या हैं। तो काजेस में ये होता है कि मिसयूज ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स, दूसरे नंबर पे हाइपोकेलेमिया और तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो है सीवियर वोमिटिंग। इसकी वजह से जो है एब्डोमिनल की डिस्टेंशन हो जाती है चिल्ड्रेन में। अब आ जाते हैं हम जो है ना पेशेंट में जो है साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो पेशेंट में जो आपके पास आएगा उसमें साइन एंड सिम्टम्स ये होंगे कि उसका जो है एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, पेशेंट जो है इरिटेबल होगा, रेस्टलेस होगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी और पेशेंट को जो है वॉमिटिंग की कंप्लेन होगी। और पेशेंट की जो वालदेन है वो ये बताएंगे कि उसने जो है ना कितने घंटे के बाद उसने जो है ना पाखाना भी नहीं किया और पेशाब कभी कभार बंद भी हो जाता है और कभी कभार पेशेंट जो है ना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ हो जाता है। तो यानी कि दोनों सूरतें हो सकती है, पेशेंट यूरिन या नॉर्मल भी हो सकता है या एन यूरिया भी हो सकती है और जो है ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी पेशेंट को हो जाती है। तो ये हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब आ जाते हैं हम जो है ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट से पहले हम जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे पेशेंट की, ताकि आपका जो है प्रॉपर जो है डायग्नोस बन जाए। इन्वेस्टिगेशन में जो है सबसे पहले जो आपने करवानी है वो करवानी है आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। उसमें आपने देखना है सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट लेवल सीरम में आपने देखनी है। उसके बाद आपने करवाना है प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे इन इरेक्ट पोजीशन। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। और तीसरे नंबर पे आप करवाएंगे अल्ट्रासाउंड ऑफ होल एब्डोमिन, एब्डोमिन का होल अल्ट्रासाउंड लेवल कर। ये 3 टेस्टें हो गई हमारी। इसमें आपने जो है देख के अपना जो है डायग्नोस जो है कंफर्म करना है आपने। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में जब आ जाएंगे पहले तो आपने सबसे पहले ये करना है कि पेशेंट को जो है एडमिट करना है। एडमिट करने के बाद आपने उसको जो है आईवी की निगाह पास करनी है और पॉलिस कैथेटर पास करना है, ताकि आपको पता चले कि पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट कितना है। और तीसरे नंबर पे आपने एजी2 पास करना है पेशेंट को। तो ये आपने जब जैसे कर दिया तो उसके बाद आपने करना है पेशेंट को जो है एमपीओ रखना है, यानी कि नथिंग पर ओरल नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना, ना पीना देना है या खाने के हिसाब से कुछ ना आपने देना है, दोनों नई चीजें नहीं देनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड है तो आपने उसको जो है आईवी फ्लूइड देके उसको रिहाइड्रेट करना है। उसके बाद आपने जो है उसके बाद आपने देखना है पेशेंट की स्क्लेरोमा। स्क्लेरोमा में ये होता है कि आपने पेशेंट की जो है चीक्स और थाई इनको जो है ऐसे करके चेक करना है। अगर चीक्स और थाई नरम है तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है ना उसको टॉक्सिसिटी या सेप्टिमिया डेवलप नहीं हो गई। और उसके बाद अगर ये जो है ना हार्ड हो जाते हैं या आप समझते हैं कि पेशेंट को जो है फीवर की कंप्लेन है या लेथर्जिक है या टॉक्सिक लुक दे रहा है तो आपने उसको जो है एंटीबायोटिक जरूर देनी है। एंटीबायोटिक में आपने मोस्ट लाइकली जो है थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन अलॉन्ग विथ एमिकासिन सल्फेट देना है। अगर आपके पेशेंट जो है नॉर्मल है, उसकी टॉक्सिक लुक नहीं है और स्क्लेरोमा जो है वो नेगेटिव है और पेशेंट जो है आपको नॉर्मल नजर आ रहा है तो आपने एंटीबायोटिक यूज नहीं करवानी है। उसके बाद आपने ये करवाना है कि आपने पेशेंट जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसकी एब्डोमिनल गिर्थ देखनी है इंची टेप के साथ। तो उसका जो है एब्डोमिन कितना डिस्टेंडेड है, उसमें इंची टेप में आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंशन है, या 15 इंच है, 16 इंच है या 18 इंच या 20 इंच है। वो आपने जरूर जो है नोट करनी है और बुक में लिखनी देनी है
कि इसकी जो है एब्डामिनल गिरथ आते वक्त कितनी थी, और जैसे जैसे पेशेंट को फायदा होगा ये एब्डामिनल गिरथ जो है ना कम होती जाएगी। यानी कि अगर पहले 18 थी तो फिर 17 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी। इस तरह आपका जो है एब्डामिनल जो डिस्टेंशन है वो कम होती जाएगी। तो ये आपका पॉजिटिव साइन है। उसके आपने देखना है आस्कल्टेशन करनी है किसकी, एब्डामिनल साउंड्स की। एब्डामिनल साउंड्स की आपने आस्कल्टेशन करनी है। जब पेशेंट आप एडमिट करते हो तो उसमें जो गट साउंड्स होते हैं वो स्लगिश होते हैं या आते ही नहीं, आपको सुनने में नहीं आते। यानी कि नेगेटिव गट साउंड्स होता है या जीरो गट साउंड सुनने में आते हैं या स्लगिश होती है, यानी कि सुनने में आता है मगर फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होते। तो आपने जो ना एक तो गट साउंड्स जरूर सुने, उसके बाद आपने एब्डामिनल गिरथ भी जरूर नोट करनी है कि कितनी इंचेस की है। उसके बाद आप आते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। अगर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में आपकी पोटेशियम कम आती है तो आपने पेशेंट को जो है ना नॉर्मल सलाइन के साथ इंजेक्शन पोटेशियम जो है 2 cc KCl ड्रिप में डाल के स्लोली जो है और जो उनको इन्फ्यूज करनी है IV लाइन के थ्रू। और जैसे ही आपकी पोटेशियम लेवल नॉर्मल आ जाएगी तो उसकी जो है वॉमिटिंग भी कम हो जाएगी और उसकी जो है ना पैरालाइटिक जो इलनेस हो जाता है हाइपोकेलिमिया की वजह से, जिसकी वजह से आपको पेशेंट जो है स्टूल पास नहीं करता, तो वो भी बेहतरी की तरफ आएगा और उसकी जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो भी कम होती जाएगी। तो आपने ये चीजें जरूर करनी है। हाइपोकेलिमिया को भी नोट करना है, सेप्टिसीमिया को भी नोट करना है, और उसके साथ बुखार वगैरह है तो उसको भी चेक करना है, और इंची टेप के साथ आपने एब्डोमिनल गिरथ भी मॉनिटर करती है। वही आप समझते हैं कि जो है पेशेंट की जो है एब्डोमिनल गिरथ जो है ना वो कम होती जाती है और एब्डोमिनल जो है गट साउंड्स वो आपको नॉर्मल सुनने में आता है, और उसकी जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन जितनी साइज है वो कम होती जा रही है, और पेशेंट का जो है यूरिनरी आउटपुट भी आपको बेहतर नजर आता है। तो आप जो है उसको जो है ना फिर जो है ना स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना आप उसको ओरली अलो कर सकते हैं। पहले जो शुरुआत में आपने उसको जो है लिक्विड फॉर्म में जो है दोनों देनी है, पानी की सिप्स वगैरह, और जैसे ही उसको वॉमिटिंग नहीं आती तो आप स्लोली और ग्रेजुअली इसकी जो है वाटर इनटेक और जो है फूड इनटेक आप बढ़वा सकते हैं, एक चीज। और दूसरा, अगर आपके पेशेंट को एनयूरिया है यानी कि आपका पेशेंट जो है यूरिन पास नहीं करता तो आपने इंजेक्शन लेसिक्स जो है ना 1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज 1 मिलीग्राम पर केजी पर डोज इंजेक्शन लेसिक्स IV स्टेज देनी है। और ये आपने जरूर कंफर्म करना है कि पेशेंट को जो है ना डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर डिहाइड्रेटेड पेशेंट होता है उसमें भी एनयूरिया या ओलिगोयूरिया होती है तो आपने उसको रिहाइड्रेट जरूर करना है। उसके बाद आपने फैसला करना है कि इस पेशेंट को जो है इंजेक्शन लेसिक्स देनी है या नहीं देनी है। तो आपका जो है डायग्नोसिस वो टेस्ट के हवाले से होगा और उसी के हिसाब से आपने जो है ट्रीटमेंट पेशेंट को देनी है। और जैसे ही जो है पेशेंट आपका नॉर्मल हो जाए तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, मगर डिस्चार्ज के दौरान आपने ये जरूर देखना है कि अगर पेशेंट को हाइपोकेलिमिया है या पेशेंट की जो है सीरम पोटेशियम लेवल कम है तो आप उसको जो है सीरप केलाइट आता है, जो है पोटेशियम जो है ना सीरप फॉर्म में भी आता है, वो आप उसको जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच 3 टाइम्स देनी है। और अगर इसको जो है एंटीबायोटिक की जरूरत है तो आपने एंटीबायोटिक देनी है, अगर जरूरत नहीं है तो आप नहीं देनी है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, पोस्ट डायरल डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन इन चिल्ड्रन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।